हाँ बच्चों, तो फिर कैसा हुआ आपका टेस्ट? ये तो मुश्किल था रिलेटिव वाला तो। हाँ, तो फिर भी क्या रहा, कैसा रहा? कितने मार्क्स का था? 73? कितने लोगों के बनने हैं 50 से ऊपर? क्या हुआ, मजाक कर रहा हूँ मैं? अच्छा, 40 से ऊपर? बस दो लोग 40 से ऊपर, दो लोग 35 से ऊपर? मैं मार्क्स कह रहा था 73 में से 35 से ऊपर। 73 में से 35 से ऊपर, 30 से ऊपर, 30 मार्क्स से ऊपर। ओके। कोई होमवर्क दिया था बच्चों मैंने? क्या था? हाँ जी, 01 में पार्ट डी। जी जी। हाँ बच्चों, जी पार्ट, एनी डाउट? बच्चों इसमें ना एक कंसेप्ट लगेगा, ये आगे आएगा कि मतलब जो इस केस में हम आगे देखेंगे कि कैलकुलेट करके जो इम्पल्स आएगी ना, वो एम इंटू यू आ जाएगी। ठीक है, अगर ये वैल्यू इम्पल्स है तो बस वो इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, तो उससे आपके पास ये एफ नॉट की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है। एक्सरसाइज 1 जी पार्ट बच्चों। जी का फर्स्ट, एक्शन फोर्स इज ग्रेविटेशनल, तो रिएक्शन ग्रेविटेशनल ऑफ कोर्स, थर्ड लॉ सेम ही होती है। आगे, सर्कुलर मोशन में क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो सकता है? डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो मतलब मोमेंटम चेंज हो रहा होगा कि कांस्टेंट रहे। और 16, particle moving speed this much acted upon by a variable force opposite to the direction of motion, velocity of particle becomes this much along the direction of force, find the value of time t for which force acted।
ये इन्होंने वेरिएबल की जगह कांस्टेंट फोर्स नहीं लिखना था, बट तो भी नहीं होगा। स्ट्रेंज, मतलब स्ट्रेंज इसलिए कि मेरे पास कोई करेक्शन नोटेड भी नहीं है। नहीं, इस इंफॉर्मेशन से तो नहीं हो सकता 16। क्या दिया, क्या आंसर मैंने पीछे? 120। क्या दिया बच्चों? 80? नहीं, छोड़ दो बच्चों, मिसिंग है कुछ। और कोई? एक मिनट, जी पार्ट में बच्चों और कोई डाउट? When a horse pulls a cart, the force that helps the horse to move forward is the force exerted by. Very simple question. A horse is pulling a cart. Horse को आगे कौन मूव करवा रहा है? अगर हम उछल के एक तो पीछे को आएगी, कौन सी? मैं हॉर्स के एफबीडी की बात कर रहा हूँ, कार्ट की। हॉर्स कार्ट पे आगे को फोर्स लगा रहा होगा, तो कार्ट फोर्स हॉर्स पे पीछे को लगा रहा होगा। तो हॉर्स पे क्या क्या फोर्सेस होगी, मतलब पीछे को फोर्स हो गई, तो स्टिल हॉर्स आगे कैसे मूव कर रहा होगा? अगर ग्राउंड से कोई फोर्स लग रही होगी, और वो फोर्स अब हमें पता है कि वो कौन सी होगी, फ्रिक्शन। ठीक है, तो वो फोर्स बेसिकली ग्राउंड लगा रहा है हॉर्स के ऊपर। मतलब वैसे तो इस क्वेश्चन में आपको सीधा ही दिख रहा था ऑप्शन से कि ऑब्वियसली जो आंसर होना है ए और बी में से ही होना है। हॉर्स के ऊपर ही फोर्स लगनी चाहिए ना, मतलब सी और डी तो वैसे ही सेंसलेस हो गए। यू हैव टू टॉक अबाउट अ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन द हॉर्स, और जो काट लगा रहा है वो तो उल्टी लगा रहा है, तो बचा क्या? ऑप्शन बी। आगे बच्चों, एच भी था क्या? कुछ थे, एक्सरसाइज 0 में 1 में। हाँ जी बताओ। 13 क्वेश्चन। सी, इसमें क्या कहा है आपको कि मैन स्लाइड कर रहा है डाउनवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन इक्वल टू 1/4 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्रिक्शनल फोर्स पूछी है, तो इसमें आप मैन का एफबीडी कैसे बनाओगे? mg नीचे, जो कि w ही है, आपको दिया हुआ है कि वेट w है। फ्रिक्शन फोर्स कुछ भी f अज्यूम कर लो ऊपर को, और आपको उसकी एक्सेलरेशन भी दे दी g/4। तो क्या इक्वेशन बनी? f माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एम g/4। इससे f निकल आएगा, mg को w पुट कर दोगे आप। करेक्ट। आगे, और कोई क्वेश्चन बच्चों? डन। बच्चों पक्का क्लियर? वो जो क्वेश्चन था बच्चों ये वाला, ये किसी ने सॉल्व किया? क्यों नहीं हुआ सॉल्व? ऐसा तो कुछ नहीं था इसमें, मतलब इक्वेशन ज्यादा थी, सॉल्व तो हो ही सकता था। किसी ने निकाला आंसर कि नहीं? क्या आंसर है? नहीं नहीं, एम की बताओ। सबका गलत है? चलो फिर मैं भी बता नहीं रहा आंसर, और निकालो फिर बताऊंगा। इसमें बच्चों आता ऊपर को ये आंसर,
तो उस दिन हम जो बात कर रहे थे, तो चलो इसी में निकल के आ गया, वो ऊपर को आएगी एक्सेलरेशन स्मॉल एम की। और किसी ने नहीं किया? हाँ जी, और किसी ने नहीं किया? क्यों? तो फिर हुआ क्यों नहीं अगर ट्राई किया था? मतलब कोई नया कंसेप्ट तो नहीं लग रहा है इसमें? यस। हाँ, तो 2m की एक्सेलरेशन आप 4m के फ्रेम में देखोगे, फिर m की आप 2m के फ्रेम में देखोगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? 2m की अर्थ फ्रेम से तो आप देख ही नहीं सकते ना। आपको तो 4m के फ्रेम में ही पता है ना कि 2m की क्या एक्सेलरेशन है। ऐसे ही आपको 2m के फ्रेम में पता है कि m की क्या एक्सेलरेशन है। वो कैसी होगी बताओ? 2m के फ्रेम में m कैसे मूव कर रहा होगा? करेगा ही नहीं। क्या नहीं समझ आया इसमें? 2m नीचे को स्लाइड करेगा, 4m मतलब 4m इधर को जा रहा है, 2m कुछ स्लाइड करता हुआ इधर को जा रहा होगा इस तरह से। एंड व्हाट अबाउट स्मॉल m? स्मॉल m हमने बात की थी पहले भी, नीचे को ही जा रहा होगा सिर्फ। क्यों? क्योंकि स्मॉल m पे अर्थ फ्रेम में कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। और वो तो मतलब ऐसा नहीं कि उसकी कोई जरूरत पड़ेगी आपको, वो तो अपने आप आ जाएगा। तो आप 4m के फ्रेम में 2m के बारे में बात कर सकते हो भाई? 4m के फ्रेम में 2m कैसे मूव करेगा? ऐसे ही मूव कर सकता है। 2m के फ्रेम में m कैसे मूव करेगा? लेफ्ट राइट ही मूव कर सकता है। तो ये इसको यूज करोगे, उससे आंसर निकलेगा 23g/9। हाँ, बट ऐसे मैं सारी गलतियां नहीं करूंगा, मैं आपको बस ब्रॉडली बताऊंगा कि क्या है। यहीं तक क्या था ना बच्चा हमने? ये बच्चा एक फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है। हमने उसके ऊपर एक ब्लॉक को लेट से कुछ भी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट देके छोड़ दिया। ठीक है, वी नॉट से ऐसे धक्का मार दिया, तो मतलब ऑब्वियसली वो जो ब्लॉक है वो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर स्लाइड कर रहा होगा। इंक्लाइन प्लेन का आपको बता दिया फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के। तो फर्स्ट इट इज ऑफ द ब्लॉक।
अरिजीत तुम क्या करके आए हो टेस्ट में? अरिजीत आया? अनुभव आपका रीसेट हुआ था ना टेस्ट से? हाँ, अनुभव। आदित्य जैन इतना कम स्कोर क्यों है? क्या? क्यों कम थी? आपको पता था ना कि टेस्ट से? मनजोत सिंह क्या चल रहा है भाई? बताओ। हो गया बच्चों, इतना कोई लंबा क्वेश्चन नहीं है ये। अच्छा, इसमें तो सॉल्यूशन डले हुए हैं एज आई कैन सी। कितने क्वेश्चन से बच्चों टेस्ट में? 22? तो बच्चा इस टेस्ट में मतलब 32-33 मार्क्स इज अ गुड स्कोर। उससे ऊपर अगर है तो इट्स गुड, उससे नीचे है तो खराब है काम। हाँ जी, इसका जी टाइम थी। एफ बी डी ऐसे बनेगा, एम जी साइन थीटा। हमें इस केस में पता था, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि एफ के ही लग रहा है। क्यों? बता ही दिया, दिख रहा है, स्लाइड कर रहा है। एम जी कॉस थीटा, एक्सेलरेशन नीचे को। तो जब आप इक्वेशन बनाओगे तो एक्सेलरेशन की ये वैल्यू आ जाएगी। एंड लेट्स रिमेंबर कि ये एक्सेलरेशन किधर को है? डाउनवर्ड्स। सबको समझ आ गया? ओके। अगर बच्चों इसी में हम आगे दो पार्ट्स ऐड कर दें कि
find time taken to stop and find distance d before stopping. वो कैसे निकलेगा? Along the incline. बोलो भाई। स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। जो एक्सेलरेशन है वो तो कांस्टेंट ही है ना, तो बस इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा के निकल आएगा। एक कौन सी लगाओगे, फर्स्ट लगाओगे और थर्ड लगाओगे। क्लियर, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सिमिलर सिचुएशन। अब आपने ऐसे रेस्ट से रिलीज किया, एक्सेलरेशन निकालो। मतलब आपको ये दिया हुआ है कि वो मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन निकालो। ठीक है, कुछ खास नहीं। मुझे टेस्ट के स्कोर से मुझे पता चल रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने चीटिंग की है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं एक चांस दे रहा हूँ, या तो मुझे चुपचाप व्हाट्सएप कर देना और प्रॉमिस कर देना कि दोबारा नहीं करोगे, नहीं तो मैं प्रूफ करके तो निकाल दूंगा कि किसने की है चीटिंग। और फिर अगर मैंने प्रूफ किया तो फिर बहुत बुरा होगा उसके साथ। तो ये मैं चांस दे रहा हूँ, आप देख लेना। जिसको करी है, जिसने, उसको पता है, जितने भी लोग हैं, योर चॉइस। अभी मैं क्लास में नहीं बता रहा, लेकिन जब मैं प्रूफ करूंगा फिर मैं क्लास में बता भी दूंगा।
सही 100% है, ये मुझे पता है। हाँ जी, डन बच्चों, क्या आंसर आएगा इसका? क्या फर्क है इसमें और दूसरे वाले केस में? इसमें बच्चों जब आप एफबीडी बनाओगे तो एम जी साइन थीटा तो नीचे को लगेगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स जो है यू के एन ऊपर को लगेगी। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों ने फ्रिक्शन को म्यू एन लिखा है और कितने लोगों ने म्यू एम जी कॉस थीटा लिखा है? मतलब आपने ऐसे ही लिखा है या म्यू एम जी कॉस थीटा लिखा है? ऐसे ही लिखना है, ठीक है। डेवलप अ हैबिट कि म्यू एन ही लिखना है। ओके, तो ये इक्वेशन बनेगी बच्चों। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे यू गेट ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। अब बच्चों इस केस में एक जो चक्कर है वो ये है कि यू डोंट नो कि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नहीं। ठीक है, हमने क्या मान के सॉल्व किया कि एक्सेलरेशन नीचे को है, तो अगर तो ये वैल्यू पॉजिटिव आई तब तो मतलब बॉडी नीचे, मतलब एक्सेलरेशन नीचे को ही है, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आई इसका क्या मतलब है कि रिटार्ड कर रही है बॉडी, है ना? इज दिस थिंग क्लियर? ठीक है। नहीं नहीं, रिटार्ड मतलब ऊपर, मतलब यहाँ पे भी आप वी नॉट ही बोलो, क्योंकि रिटार्ड का मतलब क्या होगा, बस कि स्लो हो रही है। ठीक है, तो रिटार्ड की सेंस तभी बनेगी अगर इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट होगी। ठीक है, रेस्ट से बोलेंगे तो फिर रिटार्ड का कोई सेंस नहीं बनेगा। तो उस केस में क्या होगा फिर, मतलब अगर ऐसे किया होता तो वो रुकी रहती, मूव ही नहीं करती। तो वो भी आगे आएंगे वो केसेस। हाँ जी बच्चों, ये सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बच्चों एक्सेलरेशन निकालनी। आप बच्चों एक बात ये समझ लो कि इन सारे क्वेश्चंस में आपको ये दिया जा रहा है, ये क्वेश्चंस जो मैं आपको घर के लिए दिए थे कि ब्लॉक मूव कर रहा है, उसका क्या रीजन? काइनेटिक, फिलहाल हम काइनेटिक के क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना? तो हम वही सिचुएशंस कर रहे हैं जहां काइनेटिक फ्रिक्शन क्लियर कट पता चल रही है हमें।
ये टेस्ट जो दिया सबने लैब में था या किसी ने घर से भी दिया था? सबने लैब में दिया होगा ना? इसीलिए तो लिखा है। नहीं, ये तो आपको दे ही दिया ना। अगर आपको ये लिख दिया कि ब्लॉक इज मूविंग ऑन द सरफेस, इसका क्या मतलब हुआ? कि ए वाई तो जीरो ही है ना, ए वाई का तो सोचना ही नहीं आपने कुछ। हाँ बच्चों, डन। क्या करोगे इसमें? ऐसे बनेगा एफबीडी। आई थिंक बच्चों आपने ये रियलाइज करना शुरू कर दिया होगा कि एफबीडी की कितनी इंपॉर्टेंस है ना। मतलब एफबीडी सही बना होगा तभी आगे सॉल्व होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। इसीलिए हम एफबीडी में ही सारा कुछ शो कर देते हैं। कंपोनेंट्स ले लिए, अब जैसे हमें पता है कि एक्सेलरेशन एक्स में ही है तो उसको पहले ही एक्स में दिखा है, तो ये एफबीडी अपने आप बता रहा है बेसिकली। एफबीडी इसी सिचुएशन को और हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको देख के मुझे पता चल रहा है कि हाँ भाई वाई में जीरो है, एक्स में है, तो मुझे वाई में क्या करना है, नेट फोर्स जीरो, एक्स में एफ इक्वल टू एम में। करेक्ट। तो जैसे ही अब आप ये करोगे आपका ये आंसर बन जाना चाहिए। क्लियर बच्चों? बच्चों किसी का कोई डाउट इसमें? बच्चों इसमें एक ना घर पे क्वेश्चन ट्राई करना। हमें दिख रहा है बच्चों क्लियरली ये एक्सेलरेशन थीटा पे डिपेंडेंट है। हाँ? तो आपने निकालना है फाइंड थीटा सच दैट एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। ट्रिग्नोमेट्री कर लिया आपने? कर ली? क्या कुछ कर लिया? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी कर ली? तो मुझे उसका नाम नहीं पता, तो चाहिए थी। जैसे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, उसको कैसे लिखते हैं? उसकी मैक्सिमम वैल्यू, उसकी मिनिमम वैल्यू, वो कर लिया कि नहीं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आप फिजिक्स से ही करो फिर। ठीक है, ट्राई करना। बड़े आगे बच्चों। तो ये थे बच्चों सारे केसेस रिलेटेड टू काइनेटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अगर हम बच्चों अपना वो ग्राफ एक बार रिकलेक्ट करें जो हमने ड्रॉ किया था लास्ट टाइम, इस ग्राफ से हमें बच्चों क्या समझ आता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है? इट इज बेसिकली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, जिसकी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी पता है। वो क्या है? यूएसएमजी, है ना। और ये कब लग रही होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन? जब मोशन जस्ट स्टार्ट होने वाली। करेक्ट। तो बच्चों जैसे हमने अभी क्वेश्चंस किए, हमने देखा कि अगर क्वेश्चंस में हमें ये पता चल ही गया कि काइनेटिक फ्रिक्शन है तो फिर तो बहुत आसान है। फिर तो बस उसकी एफबीडी में उस फोर्स को इंक्लूड किया
और हमने उसके हिसाब से इक्वेशंस बना दी, है ना। सिमिलरली अगर हमें क्वेश्चन में ये पता चल जाए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो भी काम आसान है, सब कुछ वही करना है, बस फर्क क्या पड़ेगा कि पहले म्यू के एन पुट कर रहे थे, अब म्यू एस एन पुट करोगे उस। आती है बात समझ, है ना। तो फिर से बच्चों, ये है क्या मैक्सिमम वैल्यू, और ये कब लगेगी, जब मोशन जस्ट स्टार्ट होने वाली है ना। तो जैसे कि हमने कहा, खुद ही बोल दिया कि जब मोशन स्टार्ट होने वाली होगी, तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा वर्ड लिखा हुआ है कि जस्ट अबाउट टू मूव, ठीक है, या क्वेश्चन में कुछ मैक्सिमम जैसा वर्ड लिखा हुआ है या मिनिमम जैसा वर्ड लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है लिमिटिंग, ऑफ कोर्स, तो इन सारे केसेस का क्या मतलब हो जाएगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रही है। ठीक है, मैं एक बार आपको समझा देता हूं कि हमने दोनों वर्ड्स क्यों लिखे हैं, मैक्सिमम है या मिनिमम। एक बार ये लिख लेंगे बच्चों, पहले सिचुएशन समझ लो एक बार। जैसे मान लो यही वाला जो केस है, अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो, व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स विच कैन बी अप्लाइड टू द बॉडी विदाउट मूविंग इट, तो आप वो लिमिटिंग ही निकाल रहे हो ना कि लिमिटिंग जितनी लगा लो तो काम चल जाएगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक, तो भी आप यही कहोगे ना कि लिमिटिंग लगा दो, उससे ज्यादा लगाओगे तो भी ब्लॉक मूव कर जाएगा। ठीक है ना। तो ये एक बड़ा अच्छा हिंट है लिमिटिंग को आइडेंटिफाई करने का, कि जब भी कोई ऐसे वर्ड्स बच्चों लिखे हों, आप ट्रिक को लिमिटिंग मान के सॉल्व कर दो। देख लिया। एक बात बताओ बच्चों जिसमें पक्का गलती हो सकती है। मान लो आपको ये पता चल गया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन वाले केस में? जीरो, है ना। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है काइनेटिक फ्रिक्शन से। सिमिलैरिटी क्या थी काइनेटिक फ्रिक्शन से, कि भाई वही म्यू एन वाली वैल्यू डाल। डिफरेंस क्या है कि भाई एक्सेलरेशन जीरो है। क्यों? लिमिटिंग तो वो वाला केस है जब बॉडी ने जस्ट मूव करना शुरू की, अभी एक्सेलरेशन वगैरह तो कुछ है ही नहीं। तो ये एक पॉइंट नोट कर लो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन पे जो एक्सेलरेशन होती है बच्चों वो जीरो होती है। ठीक है, मतलब अगर आप एफबीडी में एक तरफ दिखा रहे हो लिमिटिंग फ्रिक्शन और साथ में आप दिखा रहे हो एक्सेलरेशन, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। तो ये ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, बाकी सब कुछ सॉल्व करने का तरीका तो वही है। ये ट्राई करो। आपको म्यू एस म्यू के दोनों दिए हुए हैं, मास एम, फोर्स एफ, उसकी वैल्यू निकालनी है।
ठीक है, हो गया। क्या आंसर है? यूएसएमजी है ना? क्या एफबीडी बनेगा? दो चीजों का ध्यान रखना था। एक तो ये कि जब आपने नीचे फ्रिक्शन दिखाई तो वो कौन सी दिखानी है, स्टैटिक या काइनेटिक? इनफैक्ट लिमिटिंग है ना, की लिमिटिंग दिखानी है, जो कि हो गई यूएसएन। और दूसरी बात क्या थी, देखो जैसे एक्सेलरेशन जीरो दिखानी, जब आपने एक्सेलरेशन जीरो दिखाई तभी आप सॉल्व कर पाए ना, तभी एफ इक्वल टू म्यूएसएन आया। अदरवाइज तो आपकी क्या इक्वेशन बन जाती, एफ माइनस म्यूएसएन इज इक्वल टू एम में, विच मेक्स नो सेंस, है ना? स्टैटिक कह के हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, बिल्कुल ही गलत हो गया। आ गया समझ बच्चों सबको? अगला क्वेश्चन करें। सब कुछ सेम, बस थोड़ा सा फर्क है कि अब फोर्स जो है वो एंगल थीटा पे लग रही है। सर गलत, गलत। ठीक है, गलत मतलब बच्चों इनकम्प्लीट है तुम्हारा, लास्ट स्टेप तक नहीं गए। एफ की वैल्यू बताओ मुझे, इक्वेशन क्यों दिखा रहे हो? गलत। भाई आपको क्वेश्चन समझ आया? आप मुझे इक्वेशन क्यों दिखा रहे हो सब? टेल मी द वैल्यू ऑफ एफ इन टर्म्स ऑफ द गिवन क्वांटिटीज। ठीक है, फिर तुम्हें बस हाथ ऊपर करने की जल्दी थी। इससे एफ का क्या करूं मैं? यहाँ भी एफ है, यहाँ भी एफ है, तो सुन लिया करो फिर जब टीचर बोल रहे। गलत। ठीक है, ठीक है। हम्म, ठीक है। गलत। ठीक है, ठीक है। तो ये आंसर आना चाहिए बच्चों आपका। हाँ जी बच्चों, एनी डाउट?
हो गया सबको? सबका हो गया बच्चा क्वेश्चन? बच्चों जैसे पहले क्वेश्चन बनाया था ना, यहाँ भी बन सकता है सिमिलर क्वेश्चन कि फाइंड थीटा सच दैट एफ इज मिनिमम। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? नेक्स्ट बच्चों हम एक टर्म पढ़ेंगे विच इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है और हम अभी आगे देखेंगे कि इसका हमें बहुत एक फायदा हो जाता है। ठीक है, इसका बच्चों लॉजिक क्या है आप देखो। जैसे देखो, जो हम अगर एक्सपेरिमेंट करें, ये एक प्लेन सरफेस है, ये हमने इसके ऊपर डस्टर रख दिया। ठीक है, अभी तो हॉरिजॉन्टल है। मान लो मैंने थोड़ा सा एंगल दे दिया, तो क्या डस्टर ने मूव करना शुरू कर दिया? अगर आप फोर्सेस इमेजिन करो तो क्या हुआ होगा इस केस में? अलोंग द इंक्लाइन एम जी साइन थीटा, उसको कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन रोक रही होगी। कौन सी फ्रिक्शन? स्टैटिक। सबको क्लियर है ये बात? अब जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो चलो कुछ देर तो ऐसी है कि जब तक ये डस्टर मूव नहीं कर रहा, बट हमें पता है कि एक पर्टिकुलर एंगल पे जाके ये डस्टर मूव करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है, जिस एंगल पे ब्लॉक ने मूव करना शुरू कर दिया, दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन का वो एंगल जिसपे ब्लॉक रखते ही उस ब्लॉक ने मूव करना शुरू कर। क्या ये बात समझ आ गई? ठीक है, इसको मैं ऐसे भी पुट कर सकता हूं कि इंक्लाइन प्लेन का मैक्सिमम एंगल जिसपे ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, है ना, इससे ज्यादा करोगे तो ब्लॉक मूव करने लग जाएगा। इसको मैं ऐसे भी पुट कर सकता था कि इंक्लाइन प्लेन का मिनिमम एंगल जिसपे ब्लॉक मूव करेगा, क्योंकि इससे ज्यादा वालों पे तो मूव करेगा ही करेगा। क्या ये बात समझ आती? तो मान लो हम ये डेफिनेशन यूज करते हैं कि ये वो एंगल है जिसपे कि जो हमारा ब्लॉक है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। ये इंक्लाइन प्लेन का वो एंगल है जिसपे ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा। समझ आता है? ठीक है, तो ट्राई करो, निकालो क्या एंगल बनेगा। ये फिगर बना लो। तो जो जिस एंगल पे ब्लॉक मूव करना शुरू करेगा वो लिमिटिंग केस हो गया ना, जस्ट स्टार्ट हो रही है मोशन, तो थीटा निकालो। रिलेटिव वेलोसिटी और कुछ नहीं, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो।
तो इसलिए उसमें साइन का फर्क नहीं पड़ता। अभी देख लो। क्या आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी पूछी थी? कोई नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो बच्चों बहुत ही आसान था। क्या करना है? सिंपल एफबीडी बना के आप बैलेंस करोगे ना, तो उससे आपका tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा। लेट ऑल। तो बच्चों देखो, इस एंगल का हमें क्वेश्चंस में क्या फायदा होता है? जैसे आपको क्या पहले हम एक वो क्वेश्चन कर रहे थे ना जिसमें बात कर रहे थे कि रिटार्डेशन होगी या नहीं होगी। जैसे मान लो ये ब्लॉक रेस्ट पे होता, तो हमें सीधा ही पता था कि भाई अगर तो ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है तो क्या मतलब है, वो नीचे को जाएगा ब्लॉक। और अगर ये एंगल एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो क्या मतलब, वो जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे ही रहेगा। राइट? तो ये क्यों जरूरत पड़ेगी बच्चों, आप समझो। अभी तक तो आपको क्लियर कट पता ही चल रहा था हर क्वेश्चन में कि भाई कौन सा केस है, लिमिटिंग है, काइनेटिक है या क्या है। बट आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ा करेगा कि भाई कैसा केस है, बॉडी मूव कर रही है कि नहीं कर रही है। तो एंगल ऑफ रिपोज से पता चल जाएगा ना हमें इंक्लाइन प्लेन के केस में कि ब्लॉक मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, क्लियर? और बच्चों जो और प्रैक्टिकल फायदा है इसका सबसे ज्यादा, ये तो चलो क्वेश्चंस में हुआ। प्रैक्टिकली देखो बच्चों, एंगल ऑफ रिपोज का कितना सही फायदा है कि आप कितने आसानी से म्यू निकाल सकते हो कोई भी दो सरफेसेस का, इजंट इट? अदरवाइज तो एक्सपेरिमेंटल बहुत लंबा चक्कर है कि आप सरफेसेस स्टडी करो या जो भी करो। ये तो कितना इजी एक्सपेरिमेंट है, फट से म्यू आपका म्यू निकल आया कोई भी दो सरफेसेस। आया समझ? तो क्या होगा, जैसे हमने कहा कि अगर तो आपका एंगल इससे छोटा है, ये क्या एंगल ऑफ रिपोज, तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी। अगर इससे बड़ा है तो बॉडी मूव करेगा। तो लिख लो ये, ताकि आगे क्वेश्चंस में याद भी रहे। आगे समझ? ये क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों। आपको ऑलरेडी एक हिंट दे दिया। क्या? 0.8?
आप इस केस में बच्चों देख सकते हो, और वो खैर हिंट में दे ही दिया कि जो ऊपर लिखा हुआ था कि tan इनवर्स 0.8 से थीटा छोटा है 30 डिग्री, ये पता चल रहा है कैसे? tan 30 क्या होता है? 1/√3। तो 0.8 जो है वो 1/√3 से तो बड़ा ही है। तो आपको ये पता चल रहा है कि बॉडी एट रेस्ट है ना? तो सोचो कि आप कैसे बता सकते होगे। एफबीडी बनाओ बच्चों, जो है सब कुछ एफबीडी के अंदर है। ठीक है, ठीक है। मतलब मैंने जस्ट मूव करने लगी, तो दोनों तरफ ही चल जाता है तो। हम्म, मतलब हाँ रेस्ट पे है तो वैसे हो जाएगा। अदरवाइज ये हो गया ना बेसिकली कि इक्वालिटी पे फोर्स बैलेंस हो गई। आपने कहा था कि आज हम्म, टेस्ट के लिए हाँ करूँगा। ठीक। ना आपको तो फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है ना, आपने क्या निकाला है? हम्म, ठीक। तो क्या करना था बच्चों इसमें? देखो सारा कुछ तो क्वेश्चन में हिंट दे दिया था भाई। आपको जब पता है कि ब्लॉक रेस्ट पे है तो आप एफबीडी में क्या बनाओगे? mg sin 30 नीचे को, एफएस ऊपर को दिखाओगे, ठीक है? और एफएस की वैल्यू आपको निकालनी है, करेक्ट? तो आपने फोर्स बैलेंस की तो आपका एफएस ही आ गया। आप यहाँ पर ये नहीं कर सकते थे म्यू एस एन वाला कंसेप्ट, क्यों? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ये तो कोई लिखा ही नहीं हुआ कि लिमिटिंग है, राइट? और इसीलिए मैंने आपको पहले ही लिख के दे दिया था कि भाई हाँ
क्या आपके माइंड में आए कि लिमिटिंग वाला केस तो है ही नहीं है, तो वो लगा ही नहीं सकते आप? इज दिस थिंग क्लियर बच्चों? हाँ बच्चों बताओ, एनी डाउट? क्लियर हो गया बिल्कुल? ओके, नेक्स्ट बच्चों हम एक और टर्म पढ़ेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये भी एक एंगल है, बस एक डेफिनेशन सी है। क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो आपने एक रफ सरफेस पे एक ब्लॉक को मूव करवा रहे हो, ठीक है, कोई फोर्स एफ लगा के, और आपको पता है कि ब्लॉक जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों अज्यूमिंग कि ब्लॉक मूव कर रहा है, एक बार इसका एफबीडी बनाओ ब्लॉक का। ठीक है, फिर से आपको पता है कि ब्लॉक मूव कर रहा है, या ऐसे कह लो कि लिमिटिंग केस है, म्यू एस दिया हुआ है, तो आप कहो कि लिमिटिंग केस है। अभी तो मैंने क्वेश्चन तो बताया नहीं, मैंने तो सिर्फ ये कहा एफबीडी बनाओ। बना लिया बच्चों, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिमिटिंग केस मानते हुए, तो जो आपका ये वाला एफबीडी बन जाएगा, एफ म्यू एस एन एन और एम जी। करेक्ट। अब बच्चों अगर हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस को एक बार के लिए सेपरेटली बनाएं, कि जो जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस लग रही हैं वो कौन सी हैं, एन और म्यू एस एन, जिसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे बनेगा। ये बेसिकली वही चीज होगी जो हमने एक बार पहले किसी कोई क्वेश्चन में लिखी भी थी, कि नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स ये आर हो गई बच्चों। ठीक है, तो ये जो बच्चों थीटा एंगल है, इसको डिफाइन किया गया है एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो बेसिकली थीटा एंगल हुआ क्या, आप देखो, एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, कब, व्हेन लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द बॉडी। ठीक है, तो अगर आप इस फिगर में देखो बच्चों, tan थीटा बना क्या, म्यू एस एन अपॉन एन, तो क्या आ गया, म्यू एस। आ वही गया, एंगल ऑफ रिपोज वाला। ठीक है, मैथमेटिकली बात वही है, बट डेफिनेशन वाइज दोनों अलग। एक बार मुझे फिर से बताओ बच्चों, डेफिनेशन क्या बनेगी, एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड नेट कॉन्टैक्ट फोर्स एट द इंस्टेंट व्हेन लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स। ये सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ तभी है जब लिमिटिंग एक्ट कर रही है, क्योंकि तभी आप इसको म्यू एस एन लिख पाओगे ना, अदरवाइज तो आप लिख ही नहीं पाओगे इसको म्यू एस एन। उसको, उससे तो मतलब ही नहीं ना, हम तो ये जो डेफिनेशन है हमारी, वो तो सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्सेस के हिसाब से बनी हुई।
इसका यूज होता है बट नॉट एट आवर लेवल, ठीक है। मतलब कुछ बहुत ही एडवांस क्वेश्चंस में इसको यूज करके काम आसान बन जाता है, बट हमारे को जरूरत नहीं पड़ती। हमारे को तो क्या होगा कि एंगल दिया होगा तो हम तो उससे म्यू निकाल लेंगे बराबर tan थीटा से, बस इतना की फायदा है हमें। हाँ, दोनों का फॉर्मूला सेम ही है ना। एंगल ऑफ रिपोज का क्या है, tan इनवर्स म्यू एस, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का भी वही है। हाँ, अभी आपको इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं समझ आया है ना। एंगल ऑफ रिपोज का तो फिर भी समझ आ गया हमें, इसका नहीं आया, विच इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ जी बच्चों, क्लियर, बढ़े आगे। ओके, तो ये बच्चों क्वेश्चन नोट करो। ये ट्राई करना घर पे। 1 स्टार नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, 2 कर दो। हाँ, फिगर बना लो एक बार, मैं समझा देता हूँ क्या है। ठीक है बच्चों, अब क्या सिचुएशन है समझ आ गई आपको। बेसिकली इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है और 2 जगह फ्रिक्शन है, एक इंक्लाइन प्लेन और ग्राउंड के बीच में, और एक ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन के बीच में, ठीक है। तो आपको एक कंडीशन निकालनी है कि कैपिटल एम मूव ना करे, ठीक है। मतलब स्मॉल एम मूव करे चाहे ना करे, वी आर नॉट बॉदर्ड, कैपिटल एम मूव नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। तो ये अभी भी नहीं, थोड़ा सा टुवर्ड्स द एंड, इन द सेंस जब मतलब और हम क्वेश्चंस कर चुके होंगे तब ट्राई करना, थोड़ा और आइडिया लग जाएगा कि कैसे करना। ठीक है जी, क्लियर, ओके। नेक्स्ट बच्चों हम ये सीखेंगे, पहले एक बार समझ लो क्या करने वाले हैं हम ये सीखेंगे नेक्स्ट बच्चों कि हमने अब काइनेटिक फ्रिक्शन सीख लिया, हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन सीख लिया, ठीक है। हमें पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, बट हमें आइडेंटिफाई मतलब ऐसे करना नहीं आया कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी लग रही होगी किसी क्वेश्चन में। हमने एक क्वेश्चन में अभी किया जहां स्टैटिक फ्रिक्शन की हमने वैल्यू निकाली, और हमने देखा भी कि वो म्यू एस एन नहीं थी, उससे कम थी, ठीक है। अब हम करेंगे बच्चों जनरलाइज्ड केस, जहां पे मतलब हम एक अप्रोच बनाएंगे, एक मेथड बनाएंगे, जिससे कि हमारे को हर क्वेश्चन में एकदम से पता चल जाएगा कि भाई वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है, लिमिटिंग लग रही है या काइनेटिक, ठीक है। तो लेट्स रिमेंबर, जो फिर से हमने ग्राफ बनाया था, फ्रिक्शन लगनी शुरू कैसे होती है, पहले स्टैटिक लगती है, अगर स्टैटिक से काम नहीं बन रहा तो एक मोमेंट के लिए लिमिटिंग, और फिर उसके बाद काइनेटिक, है ना। तो हमें भी अपने क्वेश्चंस में बच्चों ऐसे ही करना पड़ता है,
फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो डायरेक्ट वे, ऐसा नहीं है कि आप देख के एकदम से बता दोगे कि हाँ जी ये फ्रिक्शन है और आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। जहां बता सकते थे वो हमने कर लिए क्वेश्चंस, मतलब काइनेटिक में बता सकते थे, लिमिटिंग में बता सकते थे, स्टैटिक का हमें नहीं पता चलता। ठीक है, तो हम एक टेक्निक बनाएंगे, एक मेथड बनाएंगे, उसके हिसाब से हमें पता चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे हम बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो बच्चों कि आपको कोई एक सिंपल सी सिचुएशन दी हुई है, मास एम फोर्स एफ लग रही है, म्यू एस म्यू के दोनों गिवन है। तो जैसे अब इस सिचुएशन में ही क्या आप एकदम से बता सकते हो कि भाई फ्रिक्शन स्टैटिक होगी, लिमिटिंग होगी या काइनेटिक होगी? भाई सारा कुछ पॉसिबल है। आप ये भी सोच सकते हो कि फोर्स एफ अगर कम होगी तो क्या होगा, स्टैटिक। फोर्स की एक वैल्यू पे लिमिटिंग भी होगा, और अगर ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी तो काइनेटिक भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। हाउ डू वी स्टार्ट? हम बच्चों सबसे पहले अज्यूम करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन में स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बच्चों जैसे ही हम फ्रिक्शन अज्यूम किया, और ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या है कि हम क्या मान रहे हैं कि कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। कि भाई अगर आपने कोई दो सरफेसेस के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन मानी है, इसका ऑटोमेटिकली ये मतलब हो गया ना कि आप ये मान रहे हो कि कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। मानते हो? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन तो लगती तब है जब कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रही हो, सिर्फ उसकी कोशिश हो रही होती है। ये मानते हो? ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली ये कंडीशन लग गई कि नो रिलेटिव मोशन। नो रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है? या तो दोनों सरफेसेस रेस्ट पे हो, या दोनों की सेम एक्सेलरेशन। ये बात समझ आती है कि एक ही बात है, चाहे रेस्ट पे मान लो चाहे सेम एक्सेलरेशन। हमें तो इससे मतलब था कि रिलेटिव मोशन नहीं होनी चाहिए, तो मतलब जो दोनों के साथ हो रहा है वो सेम होना चाहिए। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? ठीक है, क्लियर सो फार? ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये अजम्पशन लेकर, ठीक है, हम एफबीडी बना देंगे। ठीक है, और एफएस फाइंड कर लेंगे। तो भाई इस अजम्पशन के साथ हमारा एफबीडी कैसा बना? ये चीज बनी। यहां मुझे ये कैसे पता है कि ए जीरो है? नहीं, स्टैटिक अज्यूम किया है, उससे ये कैसे पता चला कि एक्सेलरेशन जीरो ही है? क्योंकि हमें ये पता है कि ब्लॉक और ग्राउंड की एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए। ग्राउंड की एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि ब्लॉक की एक्सेलरेशन भी जीरो। क्या ये बात समझ आई? इनफैक्ट बच्चों हमें एक करेक्शन करनी चाहिए, जो हमने एक ऊपर लिखा था ना रेड में, जहां लिमिटिंग फ्रिक्शन हमने लिखा था, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए हमें? रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ग्राउंड ही होता है, लेकिन कहीं पे अगर मान लो ग्राउंड मूविंग जैसा कुछ हो जाए तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्या बात समझ आई बच्चों? ठीक है, तो ऐसा करो बच्चों ना, साथ साथ नोट करो, फिर तभी मैं आगे वाले स्टेप्स बताऊंगा। फर्स्ट स्टेप के साथ ये फिगर बना लो। हम बच्चों ये कर रहे हैं, बेसिकली हम स्टेप्स लिख रहे हैं कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे।
ठीक है बच्चों, समझ आया सबको कि हमने किया क्या है? बताओ मुझे, क्या कैसे स्टार्ट किया? स्टैटिक अज्यूम करके एफबीडी बना दिया है ना, सिंपल सी बात। फिर से मैं बोल रहा हूँ बच्चों, आप आगे देखोगे कि ये गलती होगी। सिर्फ ये मत सोचो कि हाँ स्टैटिक अज्यूम किया। जब स्टैटिक अज्यूम किया है तो ये ऑटोमेटिकली आ गया उसके साथ। ठीक है, अगर आप स्टैटिक मान के एक्सेलरेशन अलग दिखा देते हो तो फिर तो आपने फंडामेंटली गलत कर दिया। आई बात समझ? ठीक है, ये उसके साथ ही आया है, तो हमने ये मानते हुए एफबीडी बनाया और उसके हिसाब से हमने एफएस निकाल दिया। ठीक है, जैसे बच्चों इस केस में अगर हम एफएस निकालेंगे तो क्या आएगा? कैपिटल एफ ही आ जाएगा, है ना। इस केस में कैपिटल एफ आएगा और क्वेश्चंस में डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन एफएस की कुछ भी वैल्यू आ सकती है। तो ठीक है भाई, हमने निकाल ली फ्रिक्शन, प्रॉब्लम क्या है? हमने तो एक अजम्पशन ली थी और उसके हिसाब से निकाल दिया। अब स्टैटिक फ्रिक्शन का पंगा क्या है कि उसको म्यू एस एन से कम होना होता है, राइट। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि भाई जो हमने एफ एस निकाला है क्या वो म्यू एस एन से कम है या नहीं। ठीक है, तो अब क्या होगा? अगर तो वो ठीक आया, इसका मतलब क्या कि आपकी assumption ठीक थी, फिर तो काम आसान हो गया। जो आपने माना था वैसा ही है और बस क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन मान लो ऐसा नहीं हुआ, मान लो आपका गलत आ गया, इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, ठीक है। तो भाई अगर काइनेटिक है फिर तो चलो पता ही है कि काइनेटिक की वैल्यू क्या होती है, म्यू के एम जी, इजंट इट? जो बहुत ध्यान से समझनी है एक बात, जब आपने ये एफबीडी बनाया था, एक अजम्पशन लेके ये एफबीडी बनाया था, इसमें क्या नोन है और क्या अननोन है? ए तो मतलब सही है ना मानना, क्योंकि वो तो अजम्पशन के हिसाब से ऑटोमेटिकली आ गया। एफ एस अननोन था, करेक्ट। मान लो आपने वो अजम्पशन ली, वो गलत हो गई। अब आपको एफ की वैल्यू तो पता चल गई, फ्रिक्शन तो अब म्यू के एम जी लगेगी। लेकिन अब पंगा क्या पड़ गया? अगर फ्रिक्शन काइनेटिक लग रही है, इसका क्या मतलब है कि रिलेटिव मोशन है, कि बॉडीज की एक्सेलरेशन तो अलग अलग है। समझ लो ये लिंक्ड है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? अब आपको दोबारा एफबीडी बनाना पड़ेगा और फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? अब एक्सेलरेशन अननोन बन गई।
बच्चों फिर से क्या ये बात समझ आती है कि एफबीडी दोबारा क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि अब जो वो एक्सेलरेशन ए है, जो पहले तो आपने 0 दिखा के काम चला दिया था, अब वो ए एक अननोन बन गया, लेकिन ये अननोन बन गया लेकिन ये नोन आ गया। पहले केस में ए पता था, एफएस नहीं पता था, दूसरे केस में ये एफ पता है लेकिन ए नहीं पता। तो उसके हिसाब से आप सॉल्व करके निकालो। आई बात समझ? ठीक है, तो जैसे इसका मैं आपको बच्चा एक फटाफट एक केस दिखाता हूं। मान लो ये सिचुएशन है, ठीक है। पहले हम एक बार 5 के लिए देखते हैं क्या हो रहा है। क्या करेंगे हम? आप एफबीडी बनाओगे, ठीक है, फटाफट बनाना। एफबीडी क्या बनेगा इसका? एफबीडी बना के एफएस निकालो। जब आप एक्सेलरेशन 0 मानते हो तो आपकी एफएस की वैल्यू क्या आई? 5, ठीक है। अब आप चेक करोगे बच्चों, म्यू एस इंटू एन कितना है? 8। तो आपका एफएस जो है वो म्यू एस एन से कम आ गया। इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, अजम्पशन ठीक है आपकी, राइट। तो देखो जब आप इसका हमने बच्चों इसका फर्स्ट अजम्पशन लेके एफबीडी बनाया, तो ये वैल्यू आ गई 5 और यहाँ पे एफएस आ गया, एक्सेलरेशन दिखा दी हमने 0, करेक्ट। तो आपने एफएस की वैल्यू इस एफबीडी से निकाल ली जो कि 5 आ गई। एन की वैल्यू आपने सेपरेटली निकाली 8, तो 5 लेस देन 8 है, तो मतलब आपकी अजम्पशन ठीक थी। तो फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर हो गया बच्चों? फ्रिक्शन 5 है और एक्सेलरेशन 0। आप ये बात समझ पा रहे हो कि इससे पहले आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पा सकते थे, क्योंकि अभी तक हमने जितने फ्रिक्शन के क्वेश्चंस किए थे उनमें क्या होता था? फ्रिक्शन हमेशा म्यू इंटू एन के इक्वल ही होती थी, चाहे म्यू एस एन चाहे म्यू के एन। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल? ठीक है, ये दूसरा केस बच्चों आपने घर पे ट्राई करना है, इसको 12 लेके। राइट, चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। फिलहाल बच्चों अभी आपने इसके जो मतलब थोड़े से क्वेश्चंस जो करने हैं वो मैं आपको मैसेज करूंगा, ठीक है। सिलेक्टिव क्वेश्चंस कर सकते हो आप लिमिटिंग फ्रिक्शन पे। अभी इस वाले हम ज्यादा नहीं करेंगे, मतलब अभी इसकी मैं आपको और प्रैक्टिस करवाऊंगा तब करने हैं, ठीक है। जो कर सकते हो वो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, पहली बात। दूसरी बात, अगली क्लास में हमने इसके और क्वेश्चंस करने हैं और साथ में मैं वो टेस्ट के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो वो एक बार अच्छे से दोबारा कर लो, ठीक है। अगली क्लास में पक्का कर लेंगे डिस्कस, क्योंकि एनीवेज मतलब अपना ये चैप्टर का एंड ही है, तो हमने थोड़े से बस फ्रिक्शन के क्वेश्चंस और ट्राई करने हैं, तो टाइम होएगा तो हम वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो।